3 से भी मैनेज कर रहे हो और कोई और है Azure AD से भी मैनेज कर रहे हो, वैसा नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे नेम सर्वर जो आप डाल रहे हो वो किसी एक कस्टोडियन का नेम सर्वर्स डाल रहे हो, राइट। तो यहाँ पे नेम सर्वर्स डालने का मतलब ये है कि आप चाहते हो कि राउट 53, हाँ एक चीज है, जब आप एक नेम सर्वर्स को क्या कर सकते हो, सपोज करो कि आपने AWS का नेम सर्वर तो डाल दिया, अब आपके रिकॉर्ड मैनेजमेंट का काम कौन करेगा, AWS। अब AWS करेगा, बट आपको ऐसा लग रहा है कि AWS कहीं पे फेल हो सकता है, कहीं पे डाउन हो सकता है, तो आप और भी रिकॉर्ड नेम सर्वर्स ऐड कर सकते हो। वो तब काम करेंगे, वहां पे भी रिकॉर्ड बना सकते हो, वो तब काम करेंगे जब ये सर्विसेज फेल्ड होंगी, यानी कि अनअवेलेबल होंगी, यानी कि जब ये सर्विस नॉट रीचेबल होंगी। से फॉर एग्जांपल AWS किसी दिन DNS की सर्विस, राउट 53 की सर्विस डाउन हो जाती है, तो उन केसेस में आप और भी DNS सर्वर्स डाल सकते हो एज ए बैकअप। अगर AWS काम नहीं करता है तो आपकी रिकॉर्ड की जो सर्चिंग होगी वो उस दूसरी जगह से होगी जिस नेम सर्वर को आप यहाँ पे डालो, तो आप ऐसा कर सकते हो। ओके। गॉट इट। तो ये नेम सर्वर की कहानी है। तो आप यहाँ पे जो, अब आप एक बार आपने ये रिकॉर्ड अपडेट कर दिया, इस रिकॉर्ड को अपडेट होने में कम से कम कितना टाइम लगता है, ऑलमोस्ट 24 to 48 आवर्स लगता है, राइट। तो अगर आप इस रिकॉर्ड को देखोगे 24 घंटे बाद, तो ये रिकॉर्ड आपका 24 से 48 घंटे के अंदर, क्योंकि ये ग्लोबल DNS है, 48 घंटे के अंदर आपका रिकॉर्ड जो है वो अपडेटेड हो जाएगा। तो आपने अगर आज चेंज किया है तो आपको ये रिकॉर्ड अपडेट होने में कम से कम 24 घंटे का टाइम लगेगा, राइट। सो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये रिकॉर्ड अपडेट होने में 20 to 48 आवर्स लगता है, राइट। सो अभी आप इस डोमेन को यूज कर सकते हो, पर इस डोमेन में अगर आप जो भी यहाँ पे रिकॉर्ड बनाओगे वो किसके लिए बनाओगे, इस डोमेन के लिए। और आपका पब्लिकली और इंटरनली दोनों तरह से आप इस डोमेन को रिजॉल्व कर सकते हो, ठीक है। सो इसमें जो आप यहाँ पे, टाइप दे रखा है ना, हाँ इसमें टाइप जो दे रखा है एक बार वो और बता दीजिए। टाइप में दो चीज है, सोआ है, एक एनएस है, वो क्या चीज होती है? हाँ, तो जो यहाँ पे सोआ और NS है, ये एक तरह से आपके यहाँ पे जो आपको दिख रहा है, बाय डिफॉल्ट क्रिएट हो रहा है, राइट? हाँ वो बाय डिफॉल्ट क्रिएट हो रहा है। तो आपको यहाँ पे जो डोमेन है, ये एक तरह से ये दिखा रहा है कि मैं इस ऑनर का जो अथॉरिटी है, राइट, इस ऑनर का अथॉरिटी आपका AWS है, राइट। यानी कि यहाँ पे जो नेम सर्वर यूज हो रहा है, उस नेम सर्वर का रिकॉर्ड है ये, राइट। सो एक तरह से आप इसको बोल सकते हो ये SPF रिकॉर्ड है, या कस्टोडियन रिकॉर्ड है, या नेम सर्वर रिकॉर्ड है। ये बाय डिफॉल्ट जब बनाता है, तो ये बाय डिफॉल्ट अगर आप देख रहे हो तो यहाँ पे सेम चीज है, राइट। इसमें भी आपको सेम रिकॉर्ड दिखा रहा है जो ऊपर है। तो एक तरह से ये नेम सर्वर का रिकॉर्ड है, ठीक है। MX मेल सर्विसेज के लिए होता है, NS नेम सर्वर के लिए होता है, ठीक है। तो ये दोनों चीजें एक ही है, ये स्कोप ऑफ अथॉरिटी है, दिस इज अथॉरिटी, इट मींस कस्टोडियन आपने बना दिया इस डोमेन का AWS को। तो AWS तब तक कस्टोडियन अथॉरिटी ऑनर नहीं बनेगा जब तक आप इस नेम सर्वर को अपने DNS, जहां से आपने डोमेन खरीदा है, वहां पे ये सेट नहीं करोगे, तब तक ये अथॉरिटी नहीं बनेगा। तो ये कह रहा है कि अगर मेरे को अथॉरिटी बनानी है तो आप ये रिकॉर्ड वहां पे अपडेट कर दो, ठीक है। तो अब ये आपका पब्लिक रिकॉर्ड हो गया। अब आप पब्लिक रिकॉर्ड को जैसे मर्जी वैसे मैनेज कर सकते हो। वहां पे मैंने आपको प्राइवेट देखा, तो सेम तरीके से प्राइवेट और पब्लिक दोनों रिकॉर्ड्स को आप मैनेज कर सकते हो बाय यूजिंग राउट ओके। 53, और दूसरा ठीक है। क्वेश्चन ये था, जैसे ये वेबसाइट बनाई है आपने, राइट, AWS लर्निंग 2K3.online, तो इस वेबसाइट के अंदर मल्टीपल पेजेस होंगे, तो वो जो रीडायरेक्ट होंगे तो वो कैसे मैनेज हो, किस तरह से होते हैं मैनेज? हाँ, तो आप यहाँ पे बनाते जाओ ना जो भी पेजेस हैं, राइट। तो इसके अंदर के पेजेस तो आप वहां से मैनेज करोगे ना, कहाँ से, आप इसके अंदर के पेजेस स्लैश लॉगिन स्लैश साइन अप स्लैश रजिस्ट्रेशन स्लैश ऑफर, वट एवर इट इज, यू कैन मैनेज इट बाई रूल्स। रूलिंग किसका,
आप जो वेबसाइट बनाओगे उसको इंजनेक्स में भी बना सकते हो, ये रूलिंग आप उसको लोड बैलेंसर के भी रूलिंग पेज को यूज करके ऐसे रिडायरेक्शन यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे डोमेन और सब डोमेन रिडायरेक्शन होगा। बट जो पेजेस के रिडायरेक्शन है वो आपका कौन करेगा? आपका सॉफ्टवेयर करेगा, चाहे आपका एप्लीकेशन टूल करेगा, चाहे वो अपाचे हो गया, इंजन हो गया, चाहे आप सेम चीज कहाँ पे लगा सकते हो, लोड बैलेंसर के रूलिंग सेक्शन में भी। ठीक है। यहाँ से पेज डायरेक्शन नहीं लगता है, यहाँ से सीधा डोमेन सब डोमेन। तो यहाँ पे जो आप रिकॉर्ड बनाओगे वो डोमेन सब डोमेन होगा, यानी कि आप जब भी कोई रिकॉर्ड क्रिएट करोगे, अब यहाँ पे आपको वो पूछेगा, देखो क्या लिख रहा है, सब डोमेन। ठीक है। तो आप यहाँ पे ये चीज कर सकते हो, ना कि पेज का रीडायरेक्शन। ठीक है। ओके। तो आपको याद रखना है यहाँ पे कि आपके लिए नेम सर्वर जो है वो क्या है, एसओए कस्टोडियन है ये। राइट, जिसका नेम सर्वर आप जहां पे सेट करोगे वो कस्टोडियन बन जाता है। राइट। सो नेम सर्वर विल सेट कस्टोडियन। ठीक है। इस चीज को जब आप सेट करोगे, इट विल टेक एटलीस्ट 24 48 आवर्स लगता है, बिकॉज ये ग्लोबली अपडेट होता है। राइट। ठीक है। और जो आप रिकॉर्ड बनाते हो, राइट, जितनी भी चीजें आप करते हो उसमें आप 60 सेकेंड के अंदर रिकॉर्ड्स को अपडेट कर सकते हो, और मैक्सिमम आपका 2 डेज लगता है। राइट। तो 60 सेकेंड मिनिमम टैट है, मैक्सिमम टैट 2 डेज है जो भी रिकॉर्ड बनाओगे। तो यहाँ पे आप जो भी रिकॉर्ड बनाते हो, डोमेन एंड सब डोमेन। ठीक है। सो अब आप सोच के देखो कि आपने कोई चीज बनाई। ठीक है। अब एक हायरार्की समझो, आप यूजर हो, आपने क्रोम खोला और उसमें एक एड्रेस डाल दिया। क्या आपने डाला? माई, या आपने बाई एनीथिंग डाला, या माई लर्निंग ही डाल दो। ठीक है। आपने ये डाला। अब ये जो रिकॉर्ड है, ये रिकॉर्ड कहाँ पे गया? ये गया इंटरनेट के थ्रू। यानी कि ये रिकॉर्ड जब आपने ये ब्राउजर पे डाला, तो ये रिकॉर्ड इंटरनेट पे गया। इंटरनेट को यूज करता हुआ चीज, यानी कि जैसे ही इंटरनेट पे आपने ये रिकॉर्ड सर्च किया, इंटरनेट एक डीएनएस सर्विस को यूज कर सकता है जिसे बोलते हैं ग्लोबल डीएनएस। जितने भी पब्लिक डीएनएस हैं वो आपस में जुड़े हुए होते हैं और अपना नेम की डिक्शनरी को शेयर करते हैं। जैसे कि जितने भी एटीएम हैं वो सारे बैंक आपस में जुड़े हुए होते हैं। तो किसके अकाउंट, कौन से बैंक में कितना बैलेंस है, ये एक दूसरे को पता होता है। ठीक है। तो जैसे ही आपने ये डोमेन डाला अपने ब्राउजर पे, वो आपकी रिक्वेस्ट बाहर निकली, इंटरनेट पे गई, इंटरनेट पे उसने ये नाम को ढूंढा। जैसे ही उसने इस नाम को ढूंढा, उसे ये मिला कि ये नाम जो है, ये एक कंपनी है जिसका नाम है बिग रॉक। ठीक है। ऐसी कंपनी इस नाम के डोमेन को होल्ड करती है, यानी कि वो इस नाम को उसने बेचा है। किसको? किसी कस्टमर को। तो बिग रॉक बताता है कि यस, ये जो डोमेन है ये मेरे पास है, आई होल्ड इट। ठीक है। तो रिक्वेस्ट जो आपकी लैपटॉप से निकली है, वो यहाँ आके क्या हो जाती है, होल्ड हो जाती है। इससे पूछता है कि भैया ठीक है, मैं आप तक पहुंच गया, अब मैं क्या करूं? तो ये बोलता है ठीक है रुको, मैं देखता हूँ कि तुम्हें आगे क्या करना है। तो ये देखता है कि मेरा डीएनएस सर्वर जो है, वो नेम सर्वर जो है वो कौन सा लगा हुआ है, नेम सर्वर। तो नेम सर्वर में ऑप्शन है यहाँ पे क्या, सेल्फ या अदर्स। तभी तो आप अपडेट करते हो। ये देखता है मैं खुद, मेरे पास इसके रिकॉर्ड खुद मेरे पास पड़े हैं या कोई और इसे मैनेज कर रहा है। वो इसे कौन बताता है? नेम सर्वर। नेम सर्वर बताता है कि बिग रॉक
खुद इस डोमेन को मैनेज कर रहा है या कोई और कर रहा है, वो कैसे पता चलता है? नेम सर्वर से। नेम सर्वर क्या डाला है? AWS। तो ये कहता है रुको, जिस चीज के लिए आप आए हो वो चीज मेरे पास तो है, बट मैं इसको मैनेज नहीं कर रहा हूँ। इसको कौन मैनेज कर रहा है? AWS, क्योंकि नेम सर्वर में क्या डाला हुआ है? AWS का रिकॉर्ड। तो इस रिकॉर्ड को ये क्या करता है? इस रिकॉर्ड को ये फॉरवर्ड कर देता है किधर? कहता है अब मेरे पास नहीं, AWS के पास जाओ। तो ये कहता है AWS के पास जाओ। AWS के पास जैसे ही रिक्वेस्ट आती है वो क्या कहता है? हाँ रुको, ये रिकॉर्ड है मेरे पास, मैं एक सेकेंड एंट्री देख लेता हूँ। तो वो एंट्री देखता है किसमें? रिकॉर्ड्स में। और रिकॉर्ड में उसे मिल जाता है क्या? भाई mylearning.com 2k3.online एक रिकॉर्ड तो है, बट ये रिकॉर्ड कह रहा है कि इस रिकॉर्ड का डेस्टिनेशन क्या है? ए रिकॉर्ड, मतलब कोई आईपी लगा होगा। और आपकी, या यहाँ पे हो सकता है क्या लगा हो? सी नेम, लोड बैलेंसर, ALB। वो कहता है ठीक है जी, आपका रिकॉर्ड मिल गया हमें, आपके रिकॉर्ड में ये रिकॉर्ड लगा हुआ है। अब आप काम करो, लोड बैलेंसर पे चले जाओ। ठीक है, लोड बैलेंसर पे जैसे ही रिक्वेस्ट जाती है, वो क्या कहता है? हाँ जी, आपकी रिक्वेस्ट आ गई है लोड बैलेंसर पे, अब आप चले जाओ किस पे? टारगेट ग्रुप पे। वो कहता है हाँ जी टारगेट ग्रुप, मेरे पास रिक्वेस्ट आ गई है, अब आप कहाँ पे चले जाओ? चले जाओ किस पे? EC2 पे। और EC2 पे क्या है? आपकी वेबसाइट होस्टेड है, वेबसाइट आपने बनाई है, उस पर रखी हुई है, रनिंग है। आपकी जो वेबसाइट है वापस कहाँ पे आ जाएगी? यहाँ से उठ के सीधा आपके यूजर के पास। तो इस तरह से एक नेम को सर्चिंग चलती है, और इस तरह से एक नेम जो है वो रिजोल्यूशन करता है। ठीक है, तो आप अब एक प्रोजेक्ट बना सकते हो जिसमें ये कंपोनेंट यूज कर सकते हो। राइट, कौन से कंपोनेंट? आपको प्रोजेक्ट बनाने हैं, तो प्रोजेक्ट्स आप बना सकते हो। और प्रोजेक्ट्स बनाने के लिए आपको, अब आप इन कंपोनेंट्स को यूज कर सकते हो। फर्स्ट, सबसे पहले आपको यूज करना है क्या? डोमेन पब्लिक। ठीक है, इसके बाद क्या करोगे? डोमेन पब्लिक जब आप रिकॉर्ड को यूज करोगे, तो आप इस डोमेन को यूज करने के बाद अपना क्या करोगे? इस डोमेन के बाद आप सीधा आओगे यहाँ पे, NS रिकॉर्ड अपडेट करोगे। ठीक है, यहाँ पे पब्लिक डोमेन खरीदो। राइट, उसके बाद आप यहाँ पे राउट 53 में आओ, यहाँ पे NS रिकॉर्ड जो है उसको अपडेट कर दो। अपडेट AWS NS रिकॉर्ड टू पब्लिक DNS। जैसे आप ये करोगे, आपका अब मालिक बन जाएगा AWS। इसके बाद आप ALB यूज करो। ALB के बाद अब आप टारगेट ग्रुप यूज करो। टारगेट ग्रुप के बाद अब आप EC2 यूज करो। EC2 में कोई डेटा रखो, उसको यूज करो। S3 पे क्या लॉग लेके जा सकते हो, जो आपके एप्लीकेशन का लॉग है। राइट, तो आप इस पे यूज कर सकते हो। इसी सर्विस में आप EFS यूज करो। EFS में क्या कर सकते हो? ऐप का डेटा रख सकते हो। ठीक है, तो आप ऐसे करते हुए आप एक प्रोजेक्ट्स बना सकते हो जिसमें एंड टू एंड डोमेन से लेकर सर्वर तक रिक्वेस्ट में S3, EFS, EBS सारे सर्विसेज को, अभी तक आपने जितनी भी सर्विसेज पढ़ी हैं उन सबको इन प्रोजेक्ट्स में ऐड कर दो। ठीक है,
और फिर इनको देखो कैसे काम करते हैं। ठीक है। हाँ। सो आप इसमें कोई और दिक्कत होगी, इस प्रोजेक्ट्स को करोगे आपको कुछ और दिक्कतें आएंगी, कुछ और इश्यूज आएंगी, आप उनको दोबारा पूछ सकते हो। इसमें बस आप एक नेमिंग कॉन्सेप्ट को यूज कर रहे हो, एक जगह से दूसरी जगह जाने का जो रास्ता है उसको सेट कर रहे हो, ढूंढ रहे हो, बता रहे हो। ये सारी चीजें आप यहाँ पे मेंशन कर रहे सर ये जो डोमेन हम जो परचेज करेंगे और इस पे प्रोजेक्ट जो क्रिएट करेंगे, तो इसको रनिंग मोड में छोड़ देंगे तो क्या प्राइसिंग बढ़ना शुरू हो जाएगा या फिर नहीं बढ़ेगा? हो, कुछ नहीं बढ़ता है, नथिंग। ओके सर, थैंक यू। इसमें सिक्योरिटी का कहाँ पर रोल रहता है? जैसे आप बता रहे थे कि मल्टी रिक्वेस्ट बहुत सारी आ जाती है लोड बैलेंसर पे, तो वहां पर सिक्योरिटी कैसे करेंगे? देखो, लोड बैलेंसर की सिक्योरिटी, लोड बैलेंसर का सिक्योरिटी ग्रुप मैनेज करता है, राइट। सो कोई भी रिक्वेस्ट जब आपकी यहां से आती है, कहाँ से, आपके डीएनएस से निकल के यहाँ तक आती है, तो यहाँ पे लगा होता है क्या, सिक्योरिटी ग्रुप। ठीक है, यहाँ पे लगा होता है सिक्योरिटी ग्रुप, जिसमें लगा होता है इन और आउट की। तो आप यहाँ पे सिक्योरिटी को मैनेज कर सकते हो। मैंने आपसे ये बोला था कि हमें कभी भी लोड बैलेंसर का सिक्योरिटी ग्रुप और सर्वर का सिक्योरिटी ग्रुप दोनों सेम यूज नहीं करना चाहिए, दोनों अलग अलग होना चाहिए, ताकि आप यहाँ से आने वाला जो ट्रैफिक है। नहीं, मेरा यस। कुछ नहीं था। जैसे कोई बंदा है जो बॉम्बार्डिंग कर रहा है ईमेल्स की सर्वर के ऊपर हमारे, राइट? हम्म। तो उस केस में लोड बैलेंसर कैसे हैंडल करेगा उस चीज को? हाँ, तो अगर बम्बार्डिंग कर रहा है तो आप इस चीज को बहुत सारे तरीकों से रोक सकते हो, दैट इज यूजिंग योर वेब। ठीक है। तो वेब पे आने वाली किसी भी ट्रैफिक को आप, वेब एक्सेस फायरवॉल होता है जो एक तरह से आपका सिक्योरिटी फायरवॉल होता है, राइट। सो एएलबी पे रिक्वेस्ट आने से पहले आप यहाँ पे और भी चीजें लगा सकते हो फॉर बेटर सिक्योरिटी। एग्जाम्पल के तौर पे आप वेब को यूज कर सकते हो। आप इसकी जगह पे और भी थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर हैं जो कि वेब, यानी कि वेब से आने वाली रिक्वेस्ट को मैनेज करती हैं। जैसे कि आप यहाँ पे क्लाउड फेयर यूज कर सकते हो, यहाँ पे तो ये अकमा यूज सॉफ्टवेयर एज कर ए रहे हो। सर्विस है, ये जो हाँ, आप ये बता रहे सारी, हैं? ये सारी वेब से आने वाली रिक्वेस्ट को फिल्टर करता है, जिसमें हमने पढ़ा था एनएलबी, और क्या पढ़ा था हमने, गेटवे लोड बैलेंसर, जो रिक्वेस्ट को फॉरवर्ड करती है कहाँ पे, एक ऐसी जगह, एक ऐसी सर्विस, एक ऐसे सिस्टम पे जो रिक्वेस्ट को फिल्टर करके वो पढ़ता है कि ये रिक्वेस्ट किस टाइप की है, राइट। तो आप वेब सर्विसेज का यूज करके सिक्योरिटी मजबूत कर सकते हो, रिक्वेस्ट आपकी लोड बैलेंसर पे आने से पहले। ठीक है, तो कि ये जो जेन्युइन। एंट्री पॉइंट है, हम्म। करेक्ट, ये जो एंट्री रिकॉर्ड है, राइट, यहाँ पर ही डिक्लेयर कर रहे हैं ना हम लोग के वो रिक्वेस्ट कहाँ जाएगी? करेक्ट करेक्ट। करेक्ट 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 करेक्ट। तो जो एंट्री रिकॉर्ड है यहाँ पर आप बोल रहे हो कि वेफ की एंट्री करा दें पहले? हाँ, आप यहाँ पे वेब की एंट्री करा सकते हो, और ये रिकॉर्ड जो है आपकी लोड बैलेंसर पे आने से पहले, ये रिकॉर्ड आप यहाँ पे भेज सकते हो। फिर ये क्या करेगा, ये ऐसे करेगा। ठीक है। तो ओके। ये जो फिल्टरिंग का काम है ये संभाल लेगा, यानी कि आपके रिक्वेस्ट को ये जज कर लेगा कि ये जेन्युइन है या अनजेन्युइन। आप इन सर्विसेज का यूज कर सकते हो, और उसके बाद आप इन सर्विसेज को फिल्टर कर सकते हो, राइट। इसके अलावा कुछ और भी होते हैं जिनमें आप और सेट कर सकते हो, राइट, जिसमें आप वेब पे भेजने के बाद आप सीधा रिक्वेस्ट सीडीएन को भी भेज सकते हो। सीडीएन भी क्या है, एक तरह से आपका कंटेंट यहाँ पे कैशे हो जाता है, राइट। सीडीएन, यहाँ पे आप कंटेंट को रख सकते हो, यानी कि एक ही वेबसाइट को बार बार लोग एक्सेस करते हैं तो रिक्वेस्ट सर्वर पे ना जाए, कैशिंग से लोड हो जाए, ताकि सर्वर पे लोड कम रहे, प्रेशर कम रहे, तो आप कंटेंट को कैश कर सकते हो, सीडीएन को भी पॉइंटिंग कर सकते हो। आप अपनी वेबसाइट को बहुत तरीकों से लाइट वेट बना सकते हो, राइट, फास्ट बना सकते हो। तो ये मैकेनिज्म है, राइट। तो ये रिक्वेस्ट वेब फिर क्या करेगा, सीडीएन को भेजेगा, सीडीएन क्या करेगा, यहाँ एएलपी को भेजेगा। तो इससे क्या होगा, इस EC2 पे लोड कम आएगा, यानी कि हर बार सर्वर पे नई रिक्वेस्ट नहीं आएगी, वो तभी आएगी जब कोई पर्सन क्यूरी करेगा,
कोई पर्सन कार्ट में ऐड करेगा तब यहाँ पे रिक्वेस्ट आए, तो ऐसी रिक्वेस्ट आप बना सकते हो। इतना कॉम्प्लेक्स मत ले जाओ, आपको बस अभी कुछ सिंपल सर्विसेज करनी है, तो वैफ वैफ को छोड़ो। आप अपनी सिक्योरिटी जो है लोड बैलेंसर की आप यहाँ पे भी मैनेज कर सकते हो। ये भी आपका सिक्योरिटी बहुत लेयर तक मैनेज कर देता है, किस टाइप का ट्रैफिक, कौन सा सोर्स। तो यहाँ पे भी आप बहुत तरह की ट्रैफिक को फिल्टर कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे आप HTTPS लगा सकते हो, राइट। तो आप लोड बैलेंसर पे भी सिक्योरिटी डाल सकते हो बाय यूजिंग व्हाट, यहाँ पे भी आप SSL यूज कर सकते हो। HTTPS प्रोटोकॉल यूज कर सकते हो, राइट। तो इससे भी आपका सिक्योरिटी बढ़ेगा। ठीक है, इतना डिटेल नहीं जाएंगे, नहीं तो ये कहीं और ही चला जाएगा पॉइंट।